हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ माय लास्ट टचेस। माय लास्ट टचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का मशहूर ज़माना वर्क है। ये पहले ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुआ, उसके बाद ड्रामेटिक रोमांसेस में पब्लिश हुआ। ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1842 में लिखी थी। आज के लेक्चर में हम इसकी सेटिंग, किसने लिखा, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। ये पहले एक ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई, फिर एक वर्क है ड्रामेटिक रोमांसेस, ये उसमें पब्लिश हुई। इसमें 28 रिमिंग कॉपलेट्स हैं ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। इसका जो मेन कैरेक्टर है पेंटिंग ऑफ डचेस का नाम है लुक्रीजिया। उनकी शादी ड्यूक से हुई थी 14 ईयर्स की एज में, यानी कि उनसे डबल इसमें रिमिंग कॉपलेट्स हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये होता है कि एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है। लिसनर जो है वो साइलेंट होता है, या तो सिर्फ स्पीकर होता है वो बातें करता रहता है, या एक लिसनर होता है, अगर वो हो भी सही तो वो खामोशी से स्पीकर की बातें सुनता रहता है। तो इसी तरह इसमें एक मैसेंजर है निकोलास मैड्रूज, जिसका एंड पे जाकर हमें पता चलता है। पहले तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि इसमें कोई दूसरा करेक्टर है भी सही या नहीं। ये ड्यूक के साथ वाले गांव का एक ड्यूक है, उसका मैसेंजर है, और उसके पास उसकी बेटी का रिश्ता लेके आता है ताकि हमारे वाले ड्यूक से उसकी शादी हो सके। तो ड्यूक उसको ले जाता है अपने जो उसका घर होता है उसके अपर सेक्शन में ले जाता है। वहाँ एक पेंटिंग खड़ी होती है उसकी लास्ट डचेस की, उस जो फौत हो चुकी है। वो बताता है उसको कि ये एक पेंटर है फ्रायर पेंडोल्फ, उसने बनाई है, और वो एक तपस्वी था, यानी कि सूफी टाइप का आदमी था, कोई शौकीन मिजाज आदमी नहीं था। और वहीं से जब उसको सारी बातें बताता है, बड़ा मगरूर किस्म का ड्यूक होता है, उसको बताता है कि ये मेरी बीवी है, ये वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है बिल्कुल जिस तरह मेरे साथ सलूक करती है, हर एक से इस तरह सलूक करती है। मुझे देख के मुस्कुराती है तो वही मुस्कुराहट किसी और के लिए भी उछाल देती है, मेरा भी शुक्रिया अदा करती है और इसी तरह दूसरे लोगों का भी शुक्रिया अदा करती है, यानी कि वो मुझ में और दूसरे लोगों में फ़र्क नहीं रखती। तो बेसिकली यहाँ ड्यूक की जो है गरूर उसका सामने नज़र आता है कि वो हर बात में अपनी मैं को लेके आता है, माए की बात ज़्यादा करता है। और बेसिकली वो ये चाहता है कि उसकी जो डचेज़ है उसमें और बाकी लोगों में फ़र्क करवा रखे, और उसको उसका सादा मिजाज बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा कि एक जगह कहता है कि उसको कोई अगर एक शाख फूलों की तोड़ के भी दे दे तो उससे भी जो है ना वो खुश हो जाएगी। वो टेरेस पे अगर किसी खच्चर पे बैठ के घूम ले तो वो उससे भी खुश हो जाती है। और फिर बड़ी यारी से कहता है कि अगर उसको कहा जाता, उसको मैं समझाता तो वो मेरी खातिर ये सब चीज़ें छोड़ सकती थी, लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए उसे मुझे कहना पड़ता, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए झुकना था और मैं झुकना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उसकी स्माइल को रोक दूँ। यानी कि ये कहा जाता है कि ड्यूक ने उसको जहर दे दी थी। हिस्ट्री में जो है इस तरह है। तो एक उस वापसी पे जब वहाँ से ऊपर से नीचे उतरते हैं तो वहाँ रास्ते में एक जो है मुजस्मा खड़ा होता है, जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है क्लास ऑफ इंसब्रक, उसके बारे में कहता है कि ये उसने मुझे तोहफ़ा किया है। डचेस का नाम जो है वो लुक्रीज़ा है, जो लास्ट डचेस थी, और उनकी पैदाइश 1558 में होती है, और 21 अप्रैल 1561 को ये शक किया जाता है कि जहर की देने की बुनियाद पर उनकी डेथ हो जाती है। उनकी शादी ड्यूक से 14 ईयर्स की उम्र में हुई थी, जबकि उस वक्त ड्यूक की उम्र 25 ईयर्स थी, और 3 साल बाद यानी कि 17 साल की उम्र में उस डचेस की डेथ हो जाती है। इटली का एक शहर है फेरारा, यानी कि ये थे ड्यूक ऑफ फेरारा। इनका नाम था अल्फोंसो सेकंड। 1533 से 1598 तक ये रूल करते हैं उस इलाके पे। और ये जो मैसेंजर आया हुआ है ये बेसिकली साथ वाले गांव के ड्यूक का मैसेंजर है, और वो अपनी बेटी की शादी का पैगाम भेजते हैं इस ड्यूक की तरफ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। और उस डचेस का जो न्यू डचेस बनने वाली है उसका नाम है बारबरा। बारबरा के वालिद का नाम है फर्डिनेंड वन, मदर का नाम है एना, और उसके भाई का नाम है फर्डिनेंड सेकंड, जो काउंट ऑफ टेरोल हैं। और ये मैसेंजर उन्हीं की तरफ से आया हुआ है, यानी कि उसके भाई की तरफ से आया हुआ है। अब हम फॉर्म ऑफ पोएम की बात करें तो इसमें नो एंड स्टॉप्स है, यानी कि कोई भी लाइन ख़त्म नहीं होती बल्कि जारी रहती है इंजम्बमेंट की सूरत में। इंजम्बमेंट हमारी वो फॉर्म है जब एक लाइन दूसरी लाइन की तरफ जारी रहती है, कि एक लाइन में फुल स्टॉप नहीं आता, लाइन ख़त्म हो जाती है लेकिन बात जारी रहती है।
बेसिकली ये ड्यूक की फ्लुएंसी के स्टाइल से है, क्योंकि वो चुप ही नहीं करता, एक बात कर रहा होता है फिर दूसरी बात शुरू कर देता है। इस पोएम में आपको पैरेंथेसिस नज़र आएंगे, यानी कि जिस तरह हम रिसर्च में ब्रैकेट में कोई चीज़ बयान करते हैं पैरेंथेटिक फॉर्म में, तो इस तरह जिस तरह ये लाइन है इसमें, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, जब वो मैसेंजर को कहता है कि मेरी जो डचेस की पोर्ट्रेट है इसके ऊपर कर्टन होता है और कोई भी कर्टन को नहीं हटा सकता सिवाय मेरे, और मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए हटाया है। व्यूअर जी बहुत लालची ड्यूक होता है और बातों ही बातों में उस मैसेंजर को ये भी कह देता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारा जो ड्यूक है, जो उससे मैंने डिमांड रखी है जहेज़ की, वो लाजमी देगा, क्योंकि वो फ़राख दिली और सखी है, फ़राख दिल है और सखी है, और फ्याजी की वजह से वो मशहूर है, और मुझे बस सिर्फ उसकी बेटी की ज़रूरत है, जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोनों बातें कर जाता है। पोएम की लाइन नंबर 34 टू 35 में रेट्रिक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, जहाँ वो ये कहता है कि ये जो आदतें हैं मेरी लास्ट डचेस की, जो आदतें थीं जिसमें वो हर एक के साथ एक ही तरह का रवैया रखती थी, मेरे साथ भी और आम लोगों के साथ भी, शुक्राने का या खलूस का या मुस्कुराहट का, थैंक्स अदा करने का, तो यहाँ रेट्रिकल क्वेश्चन है जिसका वो आंसर भी नहीं मांगता। और जो इस पोएम में मैसेंजर है, जो कि लिसनर है, ड्यूक की बातों को सुन रहा है, उसका हमें जाके पता चलता है लाइन नंबर 48 से 53 में कि यहाँ कोई मैसेंजर है जो कि जिसका नाम मेड्रूज है और वो इस ड्यूक की बातें सुन रहा है। अब हम आते हैं पोएम के टाइटल की तरफ और फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम में देखते हैं सेटिंग और टून। द मीनिंग ऑफ द टाइटल, राइट फ्रॉम द टाइटल द पोएट ऑफर्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द पोजेसिवनेस ऑफ द ड्यूक। द डेलिब्रेट यूज ऑफ माई significantly reflects the overwhelming sense of superiority he feels for his late wife and perhaps towards all women in general। ये माय जो है उसकी पोजेसिवनेस को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है, जैसा कि तारीख़ में है कि मलकियत का तसव्वुर और मैरिज का तसव्वुर तभी शुरू हुआ जब मर्द ने पहली दफ़ा कोई खेत काश्त किया, तब से ही उसने औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू किया, यानी कि पिदरसरी निज़ाम का आगाज़ हुआ। तो यहाँ ये जो है औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और सेंस ऑफ सुपेरियरिटी में मुब्तला है, बार बार अपना जिक्र करता है, और वो ये चाहता है कि उसकी जो डचेस हैं उसका और दूसरों का फ़र्क रखती, और इस हद तक मगरूर है कि वो अपनी डचेस को कहता यह है कि उसको अगर समझाया जाता तो वो मेरी खातिर अपनी आदतें तब्दील कर लेती, लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे झुकना पड़ता, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं झुकूँगा नहीं बल्कि उसकी मुस्कुराहट को ख़त्म कर दूँगा, यानी कि उसको अपने आर्डर के ज़रिए कत्ल कर। मैथालॉजी, इस पोएम में मैथालॉजी कहाँ यूज़ होती है? बिल्कुल एंड वाली लाइंस में, जहाँ वो एक स्कल्प्टर का जिक्र करता है जो इंसबर्ग के एक करेक्टर ने उसको दिया था, इमेजिनरी करेक्टर है क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, जिसने उसको वो एक स्कल्प्टर दिया था जिसमें नेपच्यून जो है सी हॉर्स को अपने काबू में किए होता है। तो बेसिकली वो मैसेंजर को ये बताना चाहता है कि मैं भी औरत को इस तरह काबू में रखना चाहता हूँ। अब नेपच्यून क्या है? नेपच्यून इज़ द गॉड ऑफ फ्रेश वाटर एंड द सी इन रूमर रिलीजन। रूमर रिलीजन में नेपच्यून जो है फ्रेश वाटर और सी का गॉड है। ही इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ द ग्रीक गॉड पोसीडियन। ग्रीक गॉड पोसीडियन है, उसका ये काउंटर पार्ट है, यानी कि जो किरदार ग्रीक गॉड ग्रीक रिलीजन में अदा करता है वो ही रोमन रिलीजन में नेपच्यून करता है। इन द ग्रीक इन्फ्लुएंस ट्रेडिशन नेपच्यून इज़ द ब्रदर ऑफ जुपिटर and Pluto. The brothers preside over the realms of heaven, the earthly world and the underworld. अब इसका नेपच्यून का जो ग्रीक इक्विवेलेंट है वो पोसीडियन है, जिसकी सिंबल हॉर्स, ट्रीडेंट एंड डॉल्फिन है, और इसका हिंदू इक्विवेलेंट जो गॉड हमारे पास है हमारे हिंदुस्तान की तहजीब में, बर सगीर की तहजीब में, वो है वेरूना एपैम नेपेट। इस पोएम की जो सेटिंग है वो ड्यू के घर के ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि हमें उसकी बात से लगता है जब उसको ड्यूक मैसेंजर को कहता है क्या तुम उठोगे नहीं, और फिर उसको कह रहा होता है नहीं तुम अकेले नहीं हम इकट्ठे जाएंगे, यानी कि इस तरह लग रहा होता है कि वो मैसेंजर उसको जिस तरह प्रोटोकॉल देते कहता है जी आप चले, तो वो कहता है नहीं हम इकट्ठे जाएंगे नीचे। तो इससे पता लग रहा है या सेकेंड पोर्शन या थर्ड पोर्शन है। सेटिंग ब्रोनिंग selects a private art gallery that belongs to the Duke in Renaissance Italy as the setting of his poem. In fact, his mentioning of Ferrara in the epitaph seems as if he is enlisting the scenes of play.
it is important to note that though the characters and settings have a historical context, except the Duke and indirectly the Duchess, the poem hardly throws light on any of the others. ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको जैसे बताया है कि अल्फोंसो सेकंड के जो है उसके दौर की बात है और इस पोएम को वहीं फिल्माया गया है। अब इसकी मूड की बात करते हैं। ब्रोनिंग क्रिएट्स अ डार्क एंड इर एटमॉस्फेयर टू जस्टिफाई द मिस्ट्री ऑफ द डचेस डिसअपियरेंस। पोएम की ट्यून। द ट्यून ऑफ द पोएम इज वन ऑफ एरोगेंस दैट इज केयरफुली हिडन बाय अ falsely polite gesture. एरोगेंस है, तकब्बुर नजर आता है ड्यूक में। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, इस तरह के हमारे यहाँ हम जिसको नसरी नज्म कहते हैं। दिस इज आल्सो अ कॉपियस यूज ऑफ इंजम्बमेंट और अ पोएटिक टेक्निक। आपको पहले बता चुके हैं इंजम्बमेंट वो है कि लाइन ख़त्म हो जाती है लेकिन बात ख़त्म नहीं होती, बाकी लाइन में अगली लाइन में वो बात कंप्लीट होती है। पोएम की रीम स्कीम की बात करें तो ए बी बी सी सी डी डी ई इसकी रीम स्कीम है। अब अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स करें इस विक्टोरियन पोएम की तो ड्यूक के बारे में पहले बताते हैं आपको। इट इज़ ब्रोनिंग्स डिपिक्शन ऑफ द इनर कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द सोल स्पीकर। उसकी अंदर की जो है कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो इस पोएम का स्पीकर है। द ड्यूक दैट मेक्स द पोएम एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ साइकिक रियलिज्म, एन एलिमेंट that had not been used in Victorian England during Browning's time, and that naturally alarmed the general reader habituated to read soft and subjective romantic poetry. The Duke in My Last Touch is visibly a tyrant, a neurotic who does not feel any repentance for the demise of his first wife. उसको अपनी बेगम को कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं है और स्टिल वो एक एरोगेंट पर्सन है वो ड्यूक। Yet he is also a congener of art, and it is this amalgamation of dual characteristics that makes his personality appealing. लेकिन उसमें आर्ट की जो है एस्थेटिक सेंस है वो बहुत खूबसूरत है। जैसे कि वो पोर्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरा पोर्ट्रेट है और उसके गाल की सुर्खी के हवाले से भी कहता है कि उसके चेहरे पे जो है लाली है और शायद इस वजह से नहीं है कि उसके सामने हस्बैंड खड़ा है, शायद पेंडोल्फ ने जो है उसकी तारीफ़ कर दी होगी। और अगली लाइन में कहता है कि उसके शायद पेंडोल्फ ने उसको ये कह दिया होगा, फ्रायर पेंडोल्फ ने, कि तुम्हारे जो गाल की लाली है उसे मेरे रंग रिप्रेजेंट करने से महरूम है या उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हमें अब डचेस की बात करते हैं तो हमें ड्यूक जिस तरह रिप्रेजेंट करता है डचेस को, उससे हमें उसकी एक झलकी सामने आती है कि ड्यूक जो है, व्हेन द ड्यूक अस्क्राइब्स हर एज पोजेसिंग अ हार्ट, ऐसा हार्ट जो बिल्कुल इजीली इम्प्रेस हो जाता है, छोटे छोटे गिफ्ट से, साइट्स ऑफ नेचर से जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो ये इससे ऐसे उसकी करेक्टर पोर्ट्रेट करता है जो हमारे सामने आता है। इट डिपिक्ट्स हर चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह की उसकी नफ्सियात है, केयर फ्री नेचर है, एंड द फैक्ट दैट सच स्पॉन्टेनिटी प्रूव टू बी अ कर्स इन रॉयल्टी। अब जाहिर सी बात है जागीरदाराना निज़ाम में ऐसे सादा मिजाज शख्स की तो कोई अहमियत नहीं है और उसे एक लानत ही तस्वर किया जाता है। अब वो अननेम्ड करेक्टर है जो लाइन नंबर 48 के करीब हमें जाके पता चलता है, एक मैसेंजर है वो, उसका नाम है मेड्रूज, हु इज़ अ नेटिव ऑफ इंसब्रक, remains silent throughout the poem and appears to be in awe of the Duke. और करेक्टर जो है वो पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ और इमेजिनरी करेक्टर है क्लाउस ऑफ इंसबर्ग जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। अब हम प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइसेस का जिक्र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिक आयरनी है। द फैक्ट दैट द ड्यूक कम्स अक्रॉस एज ए क्रूअल डिक्टेटर बिकम्स अपेरेंट टू द रीडर with the progression of his lengthy speech, while he, being wholeheartedly engrossed in fierce criticism of his late wife, remains oblivious to it. अब अगर हम सिम्बोलिज्म की बात करें तो जहाँ वो वाइट म्यूल यानी कि छोटे घोड़े या सफ़ेद खच्चर कह लें उसकी सिंबल यूज़ करता है, तो उसके ज़रिए वो अपनी डचेज़ की, लास्ट डचेज़ की इनोसेंस का जिक्र करता है और एक एल्यूजन यूज़ करता है रोमन गॉड ऑफ द सी नेपच्यून का, जो ग्रीक रिलीजन में फ्रेश वाटर और सी का गॉड है। वो किस चीज़ की सिंबल है? सिंबल ऑफ द ड्यूक्स रूथलेस डोमिनेशन ऑफ हिज फ्रेजाइल वाइफ। किस तरह उसने नेपच्यून ने जो घोड़े को अपने बस में किया होता है और यहाँ से उसकी ड्यूक की जो है डॉरी की या दौलत की लालच की भी हमें समझ आती है। बेसिकली वो ये भी पोर्ट्रेट करना चाहता है
जो हम समझ रहे हैं कि औरत को अपने कब्ज़े में किस तरह किया जाना चाहिए और कब्ज़े में ही रखना चाहिए। सिमिली, द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इन विच द ड्यूक कंपेयर्स हिज लेट वाइफ टू अ लिविंग पर्सन इज़ एन इंस्टेंस ऑफ सिमिली। पहली 2 लाइन्स में जिस तरह वो अपनी वाइफ को कंपेयर करता है जैसे एक जिंदा चीज़ है, जिस तरह वो कहता है देयर ही स्टैंड्स, बिल्कुल ऐसे ये पोर्ट्रेट करा है जैसे वो जिंदा है। दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव। ये सिमिली वो यूज़ करता है बिल्कुल ऐसे जैसे वो जिंदा खड़ी है। यूफिमिज़म हमें मिलता है लाइन नंबर 22 में, व्हेन द ड्यूक एक्यूजेज द डचेज ऑफ हैविंग अ हार्ट दैट वाज टू सून मेड ग्लैड। जब वो कर्स करता है अपनी वाइफ को कि उसका पास एक बहुत ही नरम दिल है जो बहुत ही जल्दी खुश हो जाता है। वो दरअसल ये कहना चाहता है कि उसे कोई भी खुश कर सकता है और यही बात ड्यूक को नागवार गुजरती है। पर्सोनिफिकेशन, माई लास्ट डचेज पोएम की लाइन नंबर 8 में हमें पर्सोनिफिकेशन नज़र आती है। द ड्यूक इन्वेस्ट द पोर्ट्रेट विद लिविंग करेक्टरिस्टिक्स व्हेन ही स्टेट्स द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। जब वो पोर्ट्रेट में एक इंसान वाली खसूसियात बयान करने की कोशिश करता है, जिस तरह आपको लाइन बताइए द डेप्थ एंड पैशन ऑफ अर्नेस्ट ग्लैंस। इस पोएम में लाइन नंबर 35 एंड 36 में पैराडॉक्स यूज हुआ है। द ड्यूक एडमिट्स दैट इन लाइन्स 35 एंड 36 दैट ही इज़ नॉट अ गुड स्पीकर इवन हैड यू स्किल। उसको कह रहा है, मैसेंजर को कह रहा है कि तुम्हारे में शायद ये स्किल होती और तुम उसे कह सकते। इन स्पीच विच आई हैव नॉट एंड येट इट इज़ थ्रू हिज पर्सिंग रेटरिक दैट ही मेक्स हिज व्यूज़ क्लियर। यहाँ बड़ी चालाकी से बात कर जाता है। वो कहता है कि घुमा फिरा के बात करना मुझे तो नहीं आती। मैसेंजर को कहता है शायद मेरी जगह तुम होते तो तुम डचेस को कह सकते। इस पोएम में हाइपरबोल भी यूज़ हुआ है। इन लाइन नंबर 23 लाइन में हम देखते हैं किस तरह यूज़ हुआ है। शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। द ड्यूक यूजेज हाइपरबोल टू गिव हिज लिसनर अ हिंट ऑफ हर unscrupulous nature, the fact that she being free spirited did not confine her vision only to her obsessive husband। इनको बिल्कुल फ्री है। शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी वो देखती है उसको बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। व्यूअर्स, ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच, सेटिंग, ट्यून, रीम स्कीम आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक पे क्लिक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस को बेहतर करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह ने के मान।